हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 5 समुद्रगुप्त, जो कि हमारा महान व्यक्तित्व से लिया गया है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के सारांश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पाठ का सारांश। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट था। उसकी माता कुमार देवी उदार और करुण स्वभाव की महिला थी। समुद्रगुप्त ने बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा, साहस, वीरता, न्यायप्रियता, परोपकार और राष्ट्र प्रेम की भावना थी। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया। सभी विपक्षी राजाओं ने उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अतः संपूर्ण भारत पर विजय पताका फहराने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध युद्ध यज्ञ किया। उसके 50 वर्षों के शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वह सभी धर्मों का आदर करता था। साहित्य और संगीत में उसकी विशेष रुचि थी। उसने अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष बल पर एक प्रबल केंद्रीय सत्ता की स्थापना की और 5 सदी से छिन्न भिन्न हुई राष्ट्रीय एकता पुनः स्थापित हुई। अब आइए हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, समुद्रगुप्त कौन था? तो उत्तर में लिखेंगे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर में लिखेंगे समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना था। क्या करना था? भारत में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, समुद्रगुप्त की विजय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे समुद्रगुप्त ने भारत के राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके साहस और पौरुष की चारों ओर चर्चा होने लगी। अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करता था और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेता था। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैलाया। यहाँ पे लिख लीजिएगा राज्य। ठीक है, पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? इस अवसर पर समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई? तो आइए देखते हैं अश्वमेध युद्ध क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे अश्वमेध यज्ञ एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमा से होकर वापस आ जाता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। इस अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजा राजधिराज की उपाधि दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। उस समय उत्तर भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। समुद्रगुप्त ने न केवल इस सती प्रथा को समाप्त किया वरन महिलाओं की मर्यादा और प्रतिष्ठा को भी यथोचित महत्व प्रदान किया। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे।
भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी। प्रश्न नंबर 6 है, समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, समुद्रगुप्त शासन के संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, समता और लोक कल्याण का अधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में नहरों एवं सड़कों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। भारत भूमि पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षुक भी करते थे, अतः समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।